हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11th का भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो आज हम देखेंगे इकाई 5। तो इकाई 5 के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे जल यानी महासागर के बारे में। स्पेशली हम पढ़ेंगे जैसे जलीय चक्र के बारे में, महासागर और अंतः समुद्री उच्चावच, लवणता, तापमान, उसके बाद तापमान का वितरण, उसके बाद जो महासागरीय तरंगे और ज्वार भाटा, महासागरीय तरंगे, ज्वार भाटा और जल धाराओं के बारे में। तो आइए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। तो यह हमारा अध्याय जो है, यह हमारा अध्याय है 12th यानी 12वां अध्याय आज हम पढ़ेंगे। तो इस अध्याय का नाम है महासागरीय जल। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जल के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं? कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जल पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जीवों के लिए आवश्यक घटक है। पृथ्वी के जीव सौभाग्यशाली हैं कि यह एक जलीय ग्रह है, अन्यथा हम लोगों का अस्तित्व ही नहीं होगा। जल हमारे सौर मंडल का दुर्लभ पदार्थ है। जल जो है हमारे सौर मंडल का एक दुर्लभ पदार्थ है। सूर्य अथवा सौर मंडल में अन्यत्र कहीं भी जल नहीं है। सौभाग्य से पृथ्वी के धरातल पर जल की प्रचुर आपूर्ति है। हमारे ग्रह को नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। अब देखते हैं जलीय चक्र। जलीय चक्र, जलीय जल एक चक्रीय संसाधन है जिसका प्रयोग एवं पुनः प्रयोग किया जा सकता है। जिसका प्रयोग भी किया जाता है, उसके बाद फिर रीयूज किया जाता है, यूज के बाद रीयूज भी किया जाता है। जल एक चक्र के रूप में जल एक चक्र के रूप में महासागर से धरातल पर और धरातल से महासागर तक पहुंचता है। जलीय चक्र पृथ्वी पर इसके नीचे व पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में जल के संचलन की व्याख्या करता है। जलीय चक्र करोड़ों वर्षों से कार्यरत है और पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवन इसी पर निर्भर करता है। वायु के बाद जल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। वायु के बाद अगर कोई आवश्यक है हमारे जीवन के लिए तो वह है जल यानी पानी। तो तो अगर हम देखें कि जो जल का वितरण है पृथ्वी पर, जो पृथ्वी पर जल का वितरण है वह असमान रूप से है। बहुत से क्षेत्रों में जल की प्रचुरता है जबकि बहुत से क्षेत्रों में सीमित मात्रा में उपलब्ध है। जलीय चक्र पृथ्वी के जल मंडल में विभिन्न रूपों अर्थात गैस, तरल, ठोस में जल का परिसंचरण है। इसका संबंध महासागरों, वायुमंडल, भूपृष्ठ, अधस्थल और जीवों के बीच जल के सतत आदान प्रदान से भी है। अब यहाँ पे देखिए एक डायग्राम दिया गया है, यही जलीय चक्र का है। तो यहाँ पे देखिए महासागर है, उसके बाद यहाँ से वाष्पीकरण होता है, उसके बाद यहाँ पे देखिए संघनन होता है, संघनन के माध्यम से फिर वर्षण होता है। वायु द्वारा यहाँ पे अधिगमन को दर्शाया गया है। फिर यहाँ पे वाष्पन या वाष्पोत्सर्जन हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे संघनन हुआ है, फिर यहाँ पे वर्षण हुआ है, फिर मृदा में बेधन, फिर भूमिगत जल प्रवाह। तो इस तरीके से जो है एक चक्रीय प्रक्रिया है जल का, तो इसे ही हम जल चक्र कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जल चक्र के घटक और प्रक्रियाएं क्या क्या है। तो घटक यहाँ पर है और प्रक्रिया यहाँ पे है। तो महासागरों में संग्रहित जल जो होता है उसकी प्रक्रियाएं क्या है? वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन और ऊर्ध्वपातन। तो यह संग्रहित जल है। वायुमंडल में जो जल होता है संघनन और वर्षण, इसकी प्रक्रियाएं हैं। हिम एवं बर्फ में पानी का संग्रहण, तीसरा पॉइंट। तो इसकी जो प्रक्रियाएं हैं, हिम पिघलने पर नदी नालों के रूप में बहना, तो तीसरी प्रक्रिया है। धरातल जल बहाव यानी जल धारा के रूप में ताजा जल संग्रहण एवं जल रिसाव, और भौम जल संग्रहण। तो इस तरीके से घटक और प्रक्रियाओं को हमने देखा। तो यहाँ भौम जल का विसर्जन और झरने। तो आइए अब आगे देखते हैं।
पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग 71% भाग महासागरों में पाया जाता है। शेष जल ताजे जल के रूप में हिमानियों, हिमटोपी, भूमिगत जल, झीलों, मृदा में आर्द्रता, वायुमंडल, सरिताओं और जीवों में संग्रहित है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों और अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिमनदी का रूप ले लेता है, जैसा कि चित्र संख्या 12.1 में दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी पर नवीकरणीय योग्य जल निश्चित मात्रा में है, जबकि मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके कारण विश्व के विभिन्न भागों में स्थानिक एवं कालिक दोनों रूपों में जल का संकट पैदा हो जाता है। नदी जल के प्रदूषण ने इस संकट को और अधिक बढ़ा दिया है। आप जल की गुणवत्ता को कैसे सुधार सकते हैं तथा जल की उपलब्ध मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अधस्थल का उच्चावच। महासागरीय अधस्थल का उच्चावच। तो महासागर पृथ्वी की बाहरी परत में बृहद गर्तों में स्थित है। इस खंड में हम पृथ्वी के महासागरीय बेसिनों की प्रकृति एवं उसकी भूआकृति का अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि महाद्वीपों के वितरण महासागर वितरित सॉरी महाद्वीपों के वितरित महासागर एक दूसरे में इतने स्वाभाविक ढंग से विलय हो जाते हैं कि उनका सीमांकन करना कठिन हो जाता है। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 5 महासागरों में विभाजित किया है। उनके नाम है प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी महासागर एवं आर्कटिक। आर्कटिक अनेक समुद्र खाड़ियां, गल्फ तथा अन्य निवेशिकाएं इन 5 बड़े महासागरों के भाग हैं। महासागरीय अधस्थल का प्रमुख भाग समुद्र तल के नीचे 3 से 6 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। महासागरों के जल के नीचे की भूमि अर्थात महासागरीय अधस्थल भूमि पर पाए जाने वाले लक्षणों की अपेक्षा जटिल तथा विभिन्न प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करती है। महासागरों की तली में विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, सबसे गहरे गर्त एवं सबसे बड़े मैदान होने के कारण ये ऊबड़ खाबड़ होते हैं। महाद्वीपों पर पाए जाने वाले लक्षणों की तरह ये लक्षण भी विवर्तनिक, ज्वालामुखी और निक्षेपण की क्रियाओं से बनते हैं। जैसे महाद्वीप पर बनते हैं, जो स्थलखंड होता है हमारा, तो उसी तरीके की सेम प्रक्रिया जो होती है वह महासागर के अंदर होती है। वहां पर भी जो इनके जैसे कुछ ऊबड़ खाबड़ होते हैं और कुछ मैदान होते हैं, कुछ गहरे गर्त होते हैं। तो यह जो ऊबड़ खाबड़ होते हैं, तो इनका जो रीजन होता है, इनका कारण जो होता है वह भी प्लेट विवर्तनिक के एक कारण इसका प्लेट विवर्तनिक और ज्वालामुखी की निक्षेपण की प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब महासागरीय अधस्थल का विभाजन। तो महासागरीय अधस्थल को 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। पहला महाद्वीपीय शेल्फ, फिर महाद्वीपीय ढाल, गहरे समुद्री मैदान, फिर महासागरीय गभीर। तो इस विभाजन के अतिरिक्त महासागरीय तली पर कुछ बड़े और छोटे उच्चावच संबंधी लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कटके, पहाड़ियां, समुद्री टीला, निमग्न द्वीप, खाइया एवं खड्ड आदि। तो इस तरीके से इसका विभाजन हुआ है। अब देखते हैं महाद्वीपीय शेल्फ क्या है। महाद्वीपीय शेल्फ। तो महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है, जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा होता है। यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है, जिसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे उससे भी कम होती है। यह शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त हो जाता है। यह शेल्फ जो होता है वह अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त हो जाता है, जिसे शेल्फ अवकाश कहा जाता है। तो महाद्वीपीय शेल्फों की चौड़ाई एक महासागर से दूसरे महासागर में भिन्न होती है। जो महाद्वीपीय शेल्फ होते हैं उनकी जो चौड़ाई होती है किसी महासागर में अलग हो सकती है और किसी महासागर में अलग हो सकती है, यानी एक जैसी नहीं होती है, डिफरेंस होती है। इनकी जो औसतन चौड़ाई होती है 80 किलोमीटर होती है। कुछ सीमांतों के साथ शेल्फ नहीं होते अथवा अत्यंत संकीर्ण होते हैं, जैसे कि चिली के तट तथा सुमात्रा के पश्चिमी तट इत्यादि पर। इसके विपरीत आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ
विश्व में सबसे बड़ा है, जिसकी चौड़ाई 1500 किलोमीटर है। शेल्फ की गहराई भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ क्षेत्रों में यह 30 मीटर और कुछ क्षेत्रों में 600 मीटर गहरी होती है। महाद्वीपीय शेल्फों पर अवसादों की मोटाई भी अलग अलग होती है। ये अवसाद भूमि से नदियों, हिम नदियों तथा पवन द्वारा लाए जाते हैं और तरंगों तथा धाराओं द्वारा वितरित किए जाते हैं। महाद्वीपीय शेल्फों पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तलछटी अवसादी जीवाश्मी ईंधनों के स्रोत बनते हैं। महाद्वीपीय ढाल महासागरीय बेसिनों और महाद्वीपीय शेल्फ को जोड़ती है। इसकी शुरुआत वहां होती है जहां महाद्वीपीय शेल की तली तीव्र ढाल में परिवर्तित हो जाती है। ढाल वाले प्रदेश की प्रवणता 2 से 5 डिग्री के बीच होती है। ढाल वाले प्रदेश की गहराई 200 मीटर एवं 3000 मीटर के बीच होती है। ढाल का किनारा महाद्वीपों के समाप्ति को इंगित करता है। इसी प्रदेश में कैनियन यानी गंभीर गंभीर खड्ड एवं खाइयां दिखाई देते हैं। तो यह हमारा महाद्वीपीय ढाल हो गया। अब देखते हैं गंभीर सागरी मैदान। गंभीर सागरी मैदान तो गंभीर सागरी मैदान महासागरीय बेसिनों के मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। विश्व के सबसे चिकने एवं सबसे सपाट भाग है। इनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर के बीच होती है। ये मैदान महीन कड़ों वाले अवसादों जैसे मृत्तिका एवं गाद से ढके होते हैं। अब देखते हैं महासागरीय गर्त। महासागरीय गर्त ये महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। ये गर्त अपेक्षाकृत खड़े किनारों वाले संकीर्ण बेसिन होते हैं। अपने चारों ओर की महासागरीय तली की अपेक्षा ये 3 से 5 किलोमीटर तक गहरे होते हैं। महाद्वीपीय ढाल के आधार पर द्वीपीय चापों के पास स्थित होते हैं एवं सक्रिय ज्वालामुखी तथा प्रबल भूकंप वाले क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। यही कारण है कि ये प्लेटों के संचलन के अध्ययन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अभी तक लगभग 57 गर्तों को खोजा गया है, जिनमें 32 प्रशांत महासागर में, 29 अटलांटिक महासागर में एवं 6 हिंद महासागर में है। अब देखते उच्चावच की लघु आकृतियां। ऊपर बताए गए महासागरीय अधस्थल के प्रमुख उच्चावचों के अतिरिक्त कुछ लघु किंतु महत्वपूर्ण आकृतियां महासागरों के विभिन्न भागों में प्रचुरता से पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए कुछ अधस्थल के उच्चावच दिए गए हैं, इनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए महाद्वीपीय किनारा हो गया आपका। उसके बाद भूपर्पटी, यहाँ पे किलोमीटर दिया गया है, 0, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। और यहाँ पे देखिए यह हो गया महाद्वीपीय उभार। उसके बाद महाद्वीपीय ढाल, और यहाँ पे देखिए सेल्फ विभंग और महाद्वीपीय गर्त, महासागरीय गर्त, और यहाँ पे देखिए महाद्वीपीय शेल्फ। तो यही जो पोर्शन है वही महाद्वीपीय शेल्फ का है। अब देखिए दूसरा चित्र, गंभीर महासागरीय बेसिन। तो यहाँ पे देखिए 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले ये भूपर्पटी है। यहाँ पे देखिए निमग्न द्वीप है, यहाँ पे समुद्री टीला है, और यहाँ पे बीतली बीतली पहाड़ियां हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये बीतली मैदान है। यहाँ पे देखिए खाई है, गंभीर समुद्री खाई। तो इस तरीके से गंभीर महासागरीय बेसिन हो गया। अब अगला चित्र है मध्य महासागरीय कटक का। तो यहाँ 4 किलोमीटर है। उसके बाद यह विभंग, और यहाँ पे अनुपात यानी रिफ्ट, यहाँ पे भूपर्पटी, उसके बाद विभंग यानी जो क्रैक होता है, फिर महासागरीय कटक। तो इस तरीके से देख सकते हैं। कुछ लघु आकृतियां हैं, जैसे कि मध्य महासागरीय कटक। तो एक मध्य महासागरीय कटक पर्वतों की 2 श्रृंखलाओं से बना होता है, जो एक विशाल अवनमन द्वारा अलग अलग किए गए होते हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर की ऊंचाई 2500 मीटर तक हो सकती है। इनमें से कुछ समुद्र की सतह तक भी पहुंच सकती है। इसका उदाहरण आइसलैंड है, जो मध्य अटलांटिक कटक का एक भाग है। अब यहाँ पे देखते हैं समुद्री टीला। यह नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत है, जो समुद्री तली से ऊपर की ओर उठता है, किंतु महासागरों के सतह तक नहीं पहुंच पाता। समुद्री टीले ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये 3000 से 4500 मीटर ऊंचे हो सकते हैं।
एम्पेयर समुद्री टीला जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूहों का विस्तार है, इसका एक अच्छा उदाहरण है। सबसे सपाट जलमग्न कैनियन। सबसे सपाट जलमग्न कैनियन, ये गहरी घाटियां होती हैं जिनमें से कुछ की तुलना कोलोरेडो नदी एवं ग्रैंड कैनियन से की जा सकती है। कोलोरेडो नदी और ग्रैंड कैनियन से की जा सकती है। कई बार ये बड़ी नदियों के मुहाने से आगे की ओर विस्तृत होकर महाद्वीपीय शिल्प एवं ढालों को आर पार काटती नजर आती है। हडसन कैनियन विश्व का सबसे अधिक जाना माना कैनियन है। जो हडसन कैनियन है विश्व का सबसे जाना माना कैनियन है। इंपॉर्टेंट है ये। और देखते हैं निमग्न द्वीप। निमग्न द्वीप, यह चपटे शिखर वाले समुद्री टीले हैं। इन चपटे शिखर वाले जलमग्न पर्वतों के बनने की अवस्थाएं क्रमिक अवतलन के साक्ष्यों द्वारा प्रदर्शित होती हैं। अकेले प्रशांत महासागर में अनुमानतः 10,000 से अधिक समुद्री टीले एवं निमग्न द्वीप उपस्थित हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप क्या होते हैं? ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों से युक्त निम्न आकार के द्वीप हैं, जो कि गहरे अवनमन को चारों ओर से घेरे हुए होते हैं। यह समुद्र अनूप का एक भाग हो सकता है या कभी कभी ये साफ खारे या बहुत अधिक जल को चारों तरफ से घिरे रहते हैं। चारों तरफ से घिरे रहते हैं। महासागरी जल का तापमान। महासागरी जल का तापमान, इस खंड में विभिन्न महासागरों में तापमान की स्थानिक एवं ऊर्ध्वाधर भिन्नताओं के बारे में बताया गया है। महासागरी जल भूमि की सतह और सौर ऊर्जा के द्वारा गर्म होते हैं। स्थल की तुलना में जल के तापन एवं शीतलन की प्रक्रिया धीमी होती है। अब तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो प्रमुख कारक यहाँ पे देखे हैं। जैसे अक्षांश हो गया, तो ध्रुवों की ओर प्रवेशी सौर विकिरण की मात्रा घटने के कारण महासागरों के सतही जल का तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर घटता चला जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये पृथ्वी है और यहाँ पे यह हमारा विषुवत वृत्त है 0 डिग्री। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? विषुवत वृत्त से यानी जैसे ध्रुवों की तरफ जाने पर, ध्रुवों की तरफ जाने पर टेम्परेचर जो होता है वह कम होता है। टेम्परेचर कम होता है ध्रुवों की तरफ जाने पर। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। जल का जो तापमान होता है विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर घटता जाता है। इस बात को हम याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट है स्थल एवं जल का असमान वितरण। तो उत्तरी गोलार्ध के महासागरी यानी दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की अपेक्षा स्थल के बहुत बड़े भाग से जुड़े होने के कारण अधिक मात्रा में उष्मा प्राप्त करते हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है सनातन पवने। स्थल से महासागरों की तरफ बहने वाली पवने महासागरों के सतही यानी गर्म जल के तट से दूर ढकेल देती है, जिसके परिणाम स्वरूप नीचे का जो जल होता है वह ठंडा जल ऊपर की ओर आ जाता है। परिणाम स्वरूप तापमान में देशांतरी अंतर आ जाता है। इसके विपरीत अभी तटीय पवने गर्म जल को तट पर जमा कर देती है, इससे तापमान बढ़ जाता है। और चौथा पॉइंट महासागरीय धाराएं। तो गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान को बढ़ा देती हैं, जबकि ठंडी धाराएं गर्म महासागरीय क्षेत्रों में तापमान को घटा देती है। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट तथा यूरोप के पश्चिमी तट के तापमान को बढ़ा देती है, जबकि लेब्राडोर ठंडी धारा उत्तर अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट के नजदीक तापमान को कम कर देती है। तो लेब्राडोर जो धारा है वह एक ठंडी जल धारा है और गल्फ स्ट्रीम जो है वह एक गर्म जल धारा है। ये सभी कारक महासागरीय धाराओं के तापमान को स्थानिक रूप से प्रभावित करते हैं। निम्न अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि उच्च अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा कम होता है। अब हम सब आगे देखते हैं तापमान का ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज वितरण। तो महासागरीय जल की तापीय गहराई का पार्श्व चित्र यह दिखाता है कि बढ़ती हुई गहराई के साथ तापमान कैसे घटता है। पार्श्व चित्र महासागर के सतही जल एवं गहरी परतों के बीच सीमा क्षेत्र को दर्शाता है। यह सीमा समुद्री सतह से लगभग 100 से 400 मीटर नीचे प्रारंभ होती है। यह कई सौ मीटर नीचे तक जाती है। चित्र संख्या 12.3 में वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है ताप प्रवणता यानी थर्मोक्लाइन कहा जाता है।
जल के कुल आयतन का लगभग 90% गहरे महासागर में ताप प्रवणता थर्मोक्लाइन के नीचे पाया जाता है। इस क्षेत्र में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। मध्य एवं निम्न अक्षांशों में महासागरों के तापमान की संरचना को सतह से तली की ओर 3 परतों वाली प्रणाली के रूप में समझाया जा सकता है। पहली परत गर्म महासागरीय जल की सबसे ऊपरी परत होती है, जो लगभग 500 मीटर मोटी होती है और इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह परत पूरे वर्ष उपस्थित होती है, जबकि मध्य मध्य अक्षांशों में यह केवल ग्रीष्म ऋतु में विकसित होती है। दूसरी परत, जिसे ताप प्रवणता थर्मोक्लाइन परत कहा जाता है, पहली पहली परत के नीचे स्थित होती है। इसमें गहराई के बढ़ने के साथ तापमान में तीव्र गिरावट आती है। यहाँ थर्मोक्लाइन की मोटाई 500 से 1000 मीटर तक होती है। तीसरी परत बहुत अधिक ठंडी होती है तथा गंभीर महासागरी तली एक विस्तृत होती है तली तक विस्तृत होती है। आर्कटिक एवं अंटार्कटिक वृत्तों में सतही जल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के निकट होता है। इसीलिए गहराई के साथ तापमान में बहुत कम परिवर्तन होता है। यहाँ ठंडे पानी की केवल एक ही परत पाई जाती है, जो सतह से गंभीर महासागरी तली तक विस्तृत होती है। आगे देखते हैं कि महासागरों की सतह सतह के जल का औसतन तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है और यह विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर क्रमिक ढंग से कम होता जाता है। बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ तापमान के घटने की दर सामान्यतः प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री सेल्सियस होती है। औसत तापमान 20 डिग्री अक्षांश पर लगभग 22 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश पर 14 डिग्री से ध्रुवों के नजदीक 0 डिग्री से होता है सेल्सियस होता है। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि उच्चतम तापमान विषुवत वृत्त पर नहीं बल्कि इससे कुछ उत्तर की तरफ दर्ज किया जाता है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान क्रमशः 19 डिग्री सेल्सियस तथा 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। यह भिन्नता उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में स्थल एवं जल के असमान वितरण के कारण होती है। चित्र संख्या 12.4 में महासागरीय सतह के तापमान के स्थानिक प्रारूप को दिखाया गया है। यह तथ्य भली भांति जाना जाता है कि महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतहों पर होता है, क्योंकि ये सूर्य की ऊष्मा को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं और यह ऊष्मा महासागरों के निचले भागों में संवहन की प्रक्रिया से पारेषित होती है। परिणाम स्वरूप गहराई के साथ साथ तापमान में कमी आने लगती है, लेकिन तापमान के घटने की यह दर सभी जगह समान नहीं होती है। 200 मीटर की गहराई तक तापमान बहुत तीव्र गति से गिरता है तथा उसके बाद तापमान के घटने की दर कम हो जाती है। तो इस तरीके से जो रेखाएं दिखाई गई हैं, यहाँ से सेल्सियस का जो स्थानिक प्रारूप है स्वरूप है, तो यहाँ पे 28 डिग्री है, उसके बाद यहाँ पे 28, 25, 20, 15, 10, यहाँ पे देखिए 20 और 25 है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब महासागरीय जल की लवणता। तो चलिए अब आगे देखते हैं महासागरीय जल की लवणता। तो चाहे वर्षा का जल हो या महासागरों का, प्रकृति में उपस्थित सभी जलों में खनिज लवण घुले हुए होते हैं। लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है। जो समुद्र में घुले हुए जल में नमक होता है, उसकी जो मात्रा होती है उसी को हम लवणता कहते हैं, जो घुला हुआ नमक होता है। तो इसका जो परिकलन है 1000 ग्राम 1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक यानी ग्राम की मात्रा द्वारा किया जाता है। इसे प्रायः प्रति 1000 भाग
या पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। लवणता समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुण है। 24.7% की लवणता को खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है। अब देखते हैं महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, तो महासागरों की सतह के जल की लवणता मुख्यतः वाष्पीकरण एवं मर्षण पर निर्भर करती है। तो पहला जो है, और दूसरा जो है तटीय तटीय क्षेत्रों में सतह के जल की लवणता नदियों द्वारा लाए गए ताजे जल के द्वारा एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने एवं पिघलने की क्रिया से सबसे अधिक प्रभावित होती है। तीसरा पॉइंट है कि पवन भी जल की एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करके लवणता को प्रभावित करती है। चौथा पॉइंट है कि महासागरीय धाराएं भी लवणता में भिन्नता उत्पन्न उत्पन्न करने में सहयोग करती है। जल की लवणता तापमान एवं घनत्व परस्पर संबंधित होते हैं। इसीलिए तापमान अथवा घनत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करता है। अब देखते हैं कि उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक मृत सागर है, डेड सी जिसको बोलते हैं, वहां की लवणता बहुत ज्यादा है। उसके बाद टर्की की वान झील और ग्रेट सॉल्ट लेक। तो ये जो उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र है, पहला हो गया आपका डेड सी, मृत सागर, और वहीं पे दूसरा हो गया आपका ये टर्की की वान झील और ग्रेट साल्ट लेक। अब लवणता का क्षैतिज वितरण किस प्रकार से है, इसको देख लेते हैं। लवणता का क्षैतिज वितरण, सामान्य खुले महासागर की लवणता जो होती है 33% से 37% के बीच होती है। चारों तरफ स्थल से घिरे लाल लाल सागर में यह 41% तक होती है, जबकि आर्कटिक एवं ज्वारनद मुख में मौसम के अनुसार लवणता 0 से 35% के बीच पाई जाती है। गर्म एवं शुष्क क्षेत्रों में जहां वाष्पीकरण उच्च होता है, कभी कभी वहां की लवणता 70% तक पहुंच जाती है। या जहां वाष्पीकरण जो होता है उच्च होता है, वहां लवणता की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, कभी कभी 70% हो जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं प्रशांत महासागर के लवणता में भिन्नता मुख्यतः इसके आकार एवं बहुत अधिक क्षेत्रीय विस्तार के कारण है। उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी भागों में लवणता 35% में से कम होकर 31% हो जाती है, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र का पिघला हुआ जल वहां पहुंचता है। इसी प्रकार 15% से 20% दक्षिण दक्षिण के बाद यह 33% तक घट जाता है। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36% के लगभग है। उच्चतम लवणता 15 से 20 डिग्री अक्षांश के बीच दर्ज की गई है। अधिकतम लवणता 20 डिग्री नॉर्थ एवं 30 डिग्री नॉर्थ तथा 20 डिग्री वेस्ट तथा 20 डिग्री वेस्ट के बीच पाई जाती है। 60 डिग्री वेस्ट के बीच पाई जाती है। तो यह उत्तर की ओर क्रमिक रूप से घटती जाती है। लवणता जो है उत्तर की तरफ घटती जाती है। उच्च अक्षांश में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा लाए गए अधिक लवणीय जल के कारण अधिक लवणता पाई जाती है। बाल्टिक समुद्र की लवणता कम होती है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में नदियों का पानी प्रवेश करता है। भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है। काले सागर की लवणता नदियों द्वारा अधिक मात्रा में लाए गए ताजे जल के कारण कम होती है कम होती है। हिंद महासागर की औसत लवणता 35% है। बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी के जल मिलने से लवणता की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। इसके विपरीत अरब सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण एवं ताजे जल की कम प्राप्ति के कारण अधिक है। जो अरब सागर की लवणता है वह अधिक है। विश्व के महासागरों की लवणता को दर्शाया गया है यहाँ पे चित्र संख्या में। यहाँ पर यह देखिए आपकी हो गई कर्क रेखा या विषुवत रेखा, और ये आपकी हो गई मकर रेखा। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से जो लवणता है दर्शाई गई है। तो यहाँ पे देखिए आपकी 35 डिग्री 35, उसके बाद यहाँ पे देखिए 35, 36, 33,
तो इस तरीके से यहाँ की लवणता को दर्शाया गया है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि किस सागर की, जो महासागर है, लवणता अधिक है और कम है। अब देखते हैं लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण। लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण, गहराई के साथ लवणता में परिवर्तन आता है, लेकिन इसमें परिवर्तन समुद्र की स्थिति पर निर्भर करता है। सतह की लवणता जल के बर्फ या वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाने के कारण बढ़ जाती है। ताजे जल के मिल जाने से घटती है, जैसा कि नदियों द्वारा होता है। गहराई में लवणता लगभग नियत होती है, क्योंकि वहां किसी भी प्रकार के पानी का ह्रास या नमक की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है। महासागरों के सतह क्षेत्रों एवं गहरे क्षेत्रों के बीच लवणता में अंतर स्पष्ट होता है। कम लवणता वाला जल उच्च लवणता व घनत्व वाले जल के ऊपर स्थित होता है। लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है तथा एक स्पष्ट क्षेत्र, जिसे हेलोक्लाइन कहा जाता है, यह तीव्रता से बढ़ती है। लवणता समुद्री जल के घनत्व को प्रभावित करती है तथा महासागरीय जल के स्तरीकरण को प्रभावित करता है। यदि यह कारक स्थिर रहे तो समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्रायः कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है, इससे लवणता का स्तरीकरण कम हो जाता है। तो आज का चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। उसके बाद कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। बहुविकल्पी प्रश्न है, कुछ लिखित प्रश्न है। तो हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, उस तत्व की पहचान करें जो जलीय चक्र का भाग नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ, संघनन। दूसरा प्रश्न है, महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई निम्नलिखित के बीच होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 से 200 मीटर। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी लघु उच्चावच आकृति महासागरों में नहीं पाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि महासागरी गभीर। लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक यानी ग्राम की मात्रा में व्यक्त किया जाता है। इसका सही उत्तर है 1000 ग्राम। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा महासागर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। तो इस तरीके से हमारा बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।